रेवाड़ी हरियाणा का एक छोटा सा शहर जहां समय की रफ्तार धीमी है और गलियां मेहनतकश लोगों की कहानियों से भरी है। सुबह की पहली किरण जब रेवाड़ी के पुराने मकानों की छतों पर पड़ती है तो सड़कें रिक्शों की घंटियों, सब्जी वालों की पुकार और स्कूल जाते बच्चों की हंसी से गूंज उठती है। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और चाय की दुकानों से उठती भाप का मिश्रण है। इन्हीं तंग गलियों में जहां मकान एक दूसरे से सटे हुए हैं, रहता था विभोर, एक 26 साल का नौजवान। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थी, लेकिन आंखों में एक ऐसा सपना चमकता था जो रेवाड़ी की धूल भरी सड़कों से कहीं आगे की दुनिया की तलाश में था। विभोर का घर गणेश नगर मोहल्ले में था, जो रेवाड़ी के उन इलाकों में से एक था जहां मेहनतकश लोग अपने परिवारों के लिए दिन रात जूझते थे। घर साधारण था, एक छोटा सा आंगन, 2 कमरे और एक रसोई। आंगन में एक तुलसी का पौधा था जिसे उसकी सौतेली मां सावित्री हर सुबह पानी देती थी। दीवारें पुरानी थी, पेंट की परतें उखड़ रही थी और बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता था। लेकिन इस घर की सबसे बड़ी कमी थी प्यार की। विभोर का बचपन आसान नहीं था। जब वो 10 साल का था, उसकी असली मां माया उसे और उसके पिता राम प्रसाद को छोड़कर चली गई थी। माया की यादें विभोर के मन में धुंधली थीं। उसे याद था कि उसकी मां उसे गोद में बिठाकर कहानियां सुनाया करती थी, रामायण की, महाभारत की और कभी कभी बाबा श्याम की। माया की हंसी, उसकी गोद की गर्माहट और उसकी आंखों में छिपा प्यार, ये सब विभोर के मन में एक पुरानी तस्वीर की तरह बचा था। लेकिन जब माया गई तो वो तस्वीर धुंधली हो गई। विभोर को समझ नहीं आया कि उसकी मां क्यों गई। उसने कई रातें अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोते हुए बिताईं, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। माया के जाने के बाद राम प्रसाद टूट गए थे, लेकिन अपने 3 बेटों विभोर, अंकित और सुमित के लिए उन्होंने खुद को संभाला। 2 साल बाद उन्होंने सावित्री से शादी की। सावित्री एक सख्त स्वभाव की औरत थी। वो घर के खर्चों को कसकर संभालती थी और मेहनती थी, लेकिन उसके शब्दों में कटुता थी। वो अक्सर विभोर से कहती, तू कुछ करेगा या बस यूं ही बैठा रहेगा। अंकित और सुमित, जो अभी स्कूल में थे, सावित्री के तानों से बचने की कोशिश करते, लेकिन विभोर, जो सबसे बड़ा था, हमेशा उनके निशाने पर रहता। विभोर ने बीकॉम किया था और वो भी रेवाड़ी के एक स्थानीय कॉलेज में टॉपर रहकर। उसने दिन रात मेहनत की थी। सुबह जल्दी उठकर वो पढ़ाई करता और रात को देर तक किताबों में खोया रहता। उसके प्रोफेसर उसकी तारीफ करते, विभोर, तुम में बड़ा बनने की काबिलियत है। कॉलेज के आखिरी साल में जब उसे मंच पर बुलाया गया और प्रोफेसर ने उसको मेडल पहनाया तो राम प्रसाद की आंखें गर्व से चमक रही थी। मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, उन्होंने अपने दोस्तों से कहा। उस दिन विभोर को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी मिला था, जो उसने अपने पिता को दे दिया। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जिंदगी ने विभोर को वो मौके नहीं दिए जिनकी उसे उम्मीद थी। वो एमकॉम करना चाहता था। उसका मानना था कि और पढ़ाई उसे एक अच्छी नौकरी दिलाएगी, जिससे वो अपने परिवार का बोझ हल्का कर सकेगा। एक रात खाना खाने के बाद उसने अपने पिता से बात की, पापा, मैं एमकॉम करना चाहता हूं, इससे मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है। राम प्रसाद ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर उदासी थी। बेटा, हमारी हालत ऐसी नहीं कि तीनों बच्चों को पढ़ा सकें। तूने बीकॉम कर लिया है, अब कोई नौकरी ढूंढ ले। ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगा? राम प्रसाद की बात में मजबूरी थी। उनकी छोटी सी किराने की दुकान, जो गणेश नगर के मुख्य बाजार में थी, अब पहले जैसी कमाई नहीं दे रही थी। मंदी का दौर था, ग्राहक कम हो गए थे और जो आते थे वो मोलभाव करके सामान लेते। सावित्री हर महीने हिसाब लगाती और राम प्रसाद से शिकायत करती, कितना कमाते हो? ये बच्चे बस खर्च बढ़ाते हैं। विभोर ने नौकरी की तलाश शुरू की। उसने रेवाड़ी के स्थानीय दफ्तरों से लेकर दिल्ली और गुरुग्राम के बड़े ऑफिसों तक हर दरवाजा खटखटाया। उसका रिज्यूमे, जिसमें उसके कॉलेज टॉपर होने का जिक्र था, कई बार कंपनियों के डेस्क तक पहुंचा, लेकिन जवाब हमेशा एक जैसा था, अनुभव नहीं है या हम आपको बाद में बुलाएंगे। महीनों की कोशिश के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो विभोर का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। हर रात जब वो थक हार कर घर लौटता, सावित्री का एक नया ताना उसका इंतजार करता, पढ़ लिख कर साहब बन गए हो तुम, अब क्या घर बैठकर रोटियां तोड़ोगे? ये शब्द विभोर के दिल में तीर की तरह चुभते। वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता।
कमरे में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें बाबा श्याम की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर उसे सुकून मिलता। वो दीपक जलाता, हाथ जोड़ता और कहता, बाबा मुझे रास्ता दिखाओ, मैं हार नहीं मानूंगा। एक शाम सावित्री ने तंज कसते हुए कहा, तू अपने बाबा श्याम से नौकरी क्यों नहीं मांग लेता? तू तो रोज उनकी पूजा करता है, शायद तेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। विभोर ने जवाब दिया, मैं रोज अरदास करता हूं मां, बाबा सुन रहे हैं, बस वक्त का इंतजार है। लेकिन सावित्री ने हंसते हुए कहा, हाँ तुझे पूजा करनी नहीं आती होगी। ये ताने विभोर को और गहरे तक चोट पहुंचाते, लेकिन वो चुप रहता। उसका विश्वास था कि बाबा श्याम उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। विभोर का कमरा छोटा सा था, लेकिन उसकी दुनिया का केंद्र था। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसमें उसके कॉलेज के सर्टिफिकेट्स और मेडल्स धूल खा रहे थे। हर बार जब वो निराश होकर घर लौटता, वो अलमारी खोलता और अपने मेडल्स को देखता और खुद से सवाल करता, मैंने इतनी मेहनत की, फिर क्यों कुछ नहीं हो रहा? लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा होता। कमरे की दीवार पर एक पुराना कैलेंडर टंगा था जिस पर बाबा श्याम की तस्वीर थी। उस तस्वीर के सामने एक छोटा सा दीपक जलता था जो विभोर की आस्था का प्रतीक था। सावित्री का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। वो अक्सर कहती, तू बड़ा हो गया है विभोर, अब घर का बोझ उठाना चाहिए। विभोर समझता था कि सावित्री की बातों में कहीं ना कहीं परिवार की चिंता थी, लेकिन उसके ताने उसे अंदर तक तोड़ रहे थे। अंकित और सुमित जो 16 और 14 साल के थे, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते थे। अंकित को गणित में रुचि थी और वो इंजीनियर बनने का सपना देखता था। सुमित को क्रिकेट पसंद था और वो अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का स्टार खिलाड़ी था। लेकिन उनकी स्कूल की फीस और किताबों का खर्च बढ़ता जा रहा था। रामप्रसाद की दुकान से इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि तीनों बच्चों की जरूरतें पूरी हो सकें। एक रात खाना खाने के बाद सावित्री ने हिसाब की किताब खोली और रामप्रसाद से कहा, इस महीने फिर से खर्च ज्यादा हो गया। स्कूल की फीस, किताबें और घर का राशन, सब कुछ बढ़ रहा है। तुम्हारी दुकान से कितना आएगा? रामप्रसाद चुप रहे। उनकी आंखों में थकान थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। विभोर ने उस रात अपने पिता से कहा, पापा मैं एमकॉम नहीं करूंगा, लेकिन अंकित और सुमित की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन इनका भविष्य बनाऊंगा। रामप्रसाद ने अपने बेटे की आंखों में देखा। उनकी आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही एक मजबूरी भी थी। बेटा, मैंने तुम तीनों के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अब मेरी कमाई कम पड़ रही है। सावित्री जो पास में बैठी थी ने तंज कसते हुए कहा, पढ़ाई बहुत जरूरी है ना? देख तू तो पढ़ लिख कर बड़ा साहब बन गया। विभोर ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उठा और अपने कमरे में चला गया। उसने बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, बाबा मेरे भाइयों का भविष्य बनाना है, मुझे ताकत दो। सावित्री ने एक दिन सुझाव दिया, क्यों ना विभोर की शादी करा दें? एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लड़की का परिवार ठीक ठाक है और शायद कुछ मदद भी हो जाए। ये सुनकर विभोर का खून खौल उठा। उसने साफ कहा, मैं शादी नहीं करूंगा मां, और अगर आप किसी लड़की को देखकर हां कह रही हैं तो मैं उनकी तरफ से एक पैसा नहीं लूंगा। मैं ऐसा नहीं हूं। सावित्री ने हंसते हुए कहा, बड़ी जुबान चल रही है तेरी। नौकरी नहीं, पढ़ाई छोड़ दी और घर में फालतू बैठकर रोटियां तोड़ता है। तू करता क्या है? विभोर ने जवाब दिया, मैं इधर उधर नहीं घूमता मां, मैं नौकरी की तलाश में हूं। अगर नहीं मिल रही तो क्या मैं जबरदस्ती कहीं लग जाऊं? लेकिन सावित्री का ताना बंद नहीं हुआ। तो क्या तू पूरी जिंदगी मुफ्त का खाना खाएगा? ये शब्द विभोर के लिए असहनीय थे। उसने अपने पिता की ओर देखा जो चुपचाप बैठे थे। रामप्रसाद को सावित्री की बातें सुनकर दुख हो रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। अगले दिन रामप्रसाद ने विभोर को बुलाया और कहा, बेटा कल मेरे साथ एक जगह चल, शायद वहां नौकरी की बात बन जाए। विभोर को एक किरण दिखी। उसने हामी भरी और मनी मन बाबा श्याम से प्रार्थना की, बस इस बार कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह नौकरी उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होगी। उसका मन बेचैन था। वो रात को अपने कमरे में बैठा बाबा श्याम की तस्वीर को देखता रहा। बाबा मुझे हिम्मत देना, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं। उसकी आंखें नम थी, लेकिन मन में एक जिद थी, वो हार नहीं मानेगा। अगली सुबह विभोर अपने पिता के साथ घर से निकला। गणेश नगर की तंग गलियां सुबह की चहल पहल से भरी थीं। सड़क किनारे चाय की दुकान पर लोग अखबार पढ़ रहे थे और स्कूल की वैन बच्चों को लेने के लिए हॉर्न बजा रही थी। लेकिन विभोर का मन भारी था। उसे उम्मीद थी कि आज का दिन उसकी जिंदगी में कुछ नया लाएगा।
सावित्री ने दरवाजे पर खड़े होकर ताना मारा, नौकरी मिले तो ही घर वापस आना, वरना कहीं कमरा ढूंढ ले, मैं मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाऊंगी। विभोर ने चुपचाप सिर झुकाया, हाथ जोड़े और कहा, जय श्री श्याम। उसकी आंखें नम थी, लेकिन मन में एक जिद थी, वो अपने परिवार के लिए कुछ कर दिखाएगा। रास्ते में राम प्रसाद और विभोर पैदल चल रहे थे। विभोर ने अपने पिता से पूछा, पापा ये नौकरी किस जगह है, कोई फैक्ट्री है? राम प्रसाद ने एक पल रुककर कहा, बेटा फैक्ट्री नहीं है, ड्राइवरी का काम है। विभोर का दिल बैठ गया। पापा मैं तो अकाउंट्स में कॉलेज का टॉपर हूं, मैं ड्राइविंग कैसे कर सकता हूं? उसने निराशा भरे लहजे में कहा। रामप्रसाद ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा मैं तुम्हारी मेहनत को जानता हूं, लेकिन दुनिया कुछ और है। ये मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, ये सब अच्छे हैं, लेकिन नौकरी तो चाहिए ना। विभोर ने कहा, पापा मुझे लगता था कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन अगर आप भी मुझे बोझ समझते हैं तो ठीक है। रामप्रसाद ने गंभीर होकर कहा, बेटा मेरी कमाई अब घर नहीं चला सकती, या तो ये ड्राइवरी का काम ले ले या फिर घर छोड़ दे। ये शब्द विभोर के लिए बिजली का झटका थे। उसने सोचा, क्या मैं वाकई बोझ हूं? उसका मन टूट रहा था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो ड्राइवरी करेगा। वो अपने भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए और अपने सपनों के लिए लड़ेगा। वे एक छोटे से गैरेज में पहुंचे, जहां रामप्रसाद के पुराने दोस्त सुरेश एक टैक्सी सर्विस चलाते थे। सुरेश ने विभोर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रामप्रसाद ये तेरा बेटा है, बिल्कुल तुझ पर गया है। उन्होंने विभोर को एक पुरानी मारुति स्विफ्ट सौंप दी। गाड़ी पुरानी थी, लेकिन ठीक ठाक हालत में थी। नौकरी 15,000 रुपए की थी और गाड़ी गुरुग्राम और रेवाड़ी के बीच चलनी थी। विभोर ने गाड़ी के डैशबोर्ड पर बाबा श्याम की एक छोटी सी तस्वीर लगाई। वो तस्वीर उसका सहारा थी। उसने कभी खाटू श्याम दरबार नहीं देखा था, लेकिन उसकी आस्था अटल थी। पहले दिन जब वो गाड़ी लेकर सड़क पर निकला तो उसे अजीब सा लगा। वो जो अकाउंट्स की किताबों में खोया रहता था, आज स्टीयरिंग थामे हुए था। सवारियां बुक होती थी, कोई ऑफिस जा रहा था, कोई बाजार, कोई रिश्तेदार के घर। विभोर हर सवारी को मुस्कुराहट के साथ ले जाता, लेकिन मन में एक खालीपन था। वो सोचता, क्या यही मेरी जिंदगी है? रेवाड़ी से गुरुग्राम का रास्ता लंबा था। हाईवे पर गाड़ियां तेजी से दौड़ती थी और विभोर को हर पल सतर्क रहना पड़ता। सवारियों की बातें सुनकर उसे दुनिया की रंगीनियां दिखती। कोई अपने बॉस की शिकायत करता, कोई अपने बच्चों की तारीफ, लेकिन विभोर चुप रहता। उसका मन अपने भाइयों के भविष्य में उलझा रहता। शाम को जब वो घर लौटता तो सावित्री का ताना उसका इंतजार करता। कितना कमाया आज? ये गाड़ी चलाने से क्या घर चलेगा? विभोर चुप रहता। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पिता को देता और बाकी बचाता। उसका एकमात्र लक्ष्य था अंकित और सुमित की पढ़ाई को जारी रखना। 3 महीने बीत गए। विभोर की जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह की पहली बुकिंग से लेकर रात की आखिरी सवारी तक वो सड़कों पर दौड़ता रहता। उसकी कमाई से अंकित और सुमित की स्कूल की फीस भरी जाती और कुछ पैसे वो बचा लेता। लेकिन घर में ताने कम नहीं हुए, लेकिन विभोर चुप रहता। वो जानता था कि जवाब देने से बात और बिगड़ेगी। एक सुबह जब वो अपनी गाड़ी की सफाई कर रहा था, उसे एक बुकिंग मिली। सवारी एक परिवार था, एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी बेटी। बुजुर्ग ने फोन पर कहा, हमें खाटू श्याम दरबार जाना है, चलेंगे? विभोर ने पूछा, वो कहाँ है? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अरे हम बता देंगे, तुम चलो। विभोर ने गाड़ी स्टार्ट की और परिवार को उनके घर से लेने पहुंचा। बुजुर्ग दंपत्ति उससे बड़े प्यार से मिले। उनकी बेटी नेहा शांत स्वभाव की थी। शर्मा जी ने कहा, बेटा हम हर साल बाबा श्याम के दर्शन करने जाते हैं, इस बार नेहा भी साथ है। विभोर ने मुस्कुराकर हामी भरी। रास्ते में शर्मा जी ने बाबा श्याम की कहानियां सुनाई। बेटा बाबा श्याम हर भक्त की पुकार सुनते हैं, बस सच्चे मन से अरदास करो। विभोर चुपचाप सुनता रहा। उसने गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगी बाबा श्याम की तस्वीर की ओर देखा और मनी मन कहा, बाबा आज मैं आपके दरबार आ रहा हूं, मेरी सुन लो। खाटू श्याम दरबार पहुंचने पर मंदिर के बाहर जय श्री श्याम की गूंज सुनकर विभोर की आंखें नम हो गई। मंदिर का परिसर भक्तों से भरा था। हवा में अगरबत्तियों की खुशबू और भजनों की मधुर धुन थी। विभोर ने गाड़ी में लगी बाबा श्याम की तस्वीर को देखा और बोला, क्या मैं तुम्हारे मंदिर आ गया? उसने शर्मा जी से पूछा, क्या मैं भी दर्शन कर सकता हूं? शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये कोई पूछने की बात है,
बाबा सबके हैं, चलो। विभोर ने गाड़ी पार्क की और परिवार के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। लाइन में खड़े होने से पहले उसने अपने जूते उतारे और मनी मन बाबा से बात की। बाबा, मैं पहली बार आपके सामने आया हूं, मेरे परिवार को संभाल लेना। मंदिर के भीतर बाबा श्याम की मूर्ति को देखकर उसका मन शांत हो गया। मूर्ति की आंखों में एक ऐसी चमक थी मानो बाबा उससे कह रहे हों, बेटा मैं तेरे साथ हूं। विभोर ने हाथ जोड़े और अरदास लगाई। बाबा, मुझे अपने भाइयों का भविष्य बनाना है, पापा का साथ देना है और मां के मन में मेरे लिए थोड़ा प्यार डाल दो। मैं हर महीने आपके दर्शन करने आऊंगा। दर्शन के बाद उसने फैसला किया कि वो इस सवारी से पैसे नहीं लेगा, ये मेरा बाबा को तोहफा है, उसने सोचा। जब उसने शर्मा जी को ये बताया तो उनकी आंखें भर आईं। बेटा तू बड़ा नेक इंसान है, उन्होंने कहा। नेहा ने भी मुस्कुराकर कहा, आप जैसे लोग कम ही मिलते हैं। विभोर की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा कि बाबा ने उसकी अरदास सुन ली है। खाटू श्याम दरबार से लौटते वक्त विभोर का मन हल्का था। रात का समय था और हाईवे पर उसकी गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। शर्मा जी और उनका परिवार पीछे की सीट पर बैठे बाबा श्याम के भजनों की बातें कर रहे थे। विभोर चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, लेकिन उसका मन अभी भी मंदिर की उस शांति में खोया था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे रुकी एक गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी का बोनट खुला था और उस पर बाबा श्याम का लाल ध्वज लहरा रहा था। एक व्यक्ति गाड़ी के इंजन को देखने की कोशिश कर रहा था। विभोर ने अपनी सवारी से पूछा, शर्मा जी क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूं? शर्मा जी ने कहा, हाँ हाँ, तुम ड्राइवर हो, कुछ तो जानते ही होगे। विभोर ने गाड़ी साइड में रोकी और उस व्यक्ति के पास गया। उसने कहा, जय श्री श्याम। उस व्यक्ति ने भी जवाब दिया, जय श्री श्याम। बेटा गाड़ी बंद हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। व्यक्ति की उम्र करीब 50 साल थी। वो साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनकी बातों से लगता था कि वो किसी अच्छे पद पर हैं। गाड़ी में एक महिला भी थी जो शायद उनकी पत्नी थी। विभोर ने गाड़ी की जांच शुरू की। उसे गाड़ियों की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन ड्राइवरी के इन 3 महीनों में उसने कुछ छोटी मोटी समस्याएं ठीक करना सीख लिया था। उसने टॉर्च की रोशनी में इंजन को देखा और कुछ तारों को चेक किया। तकरीबन 20 मिनट की मेहनत के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो व्यक्ति जिनका नाम तरुण था बहुत खुश हुआ। बेटा तूने बड़ी मदद की, उन्होंने विभोर से पूछा। तू करता क्या है? विभोर ने शर्मा जी की ओर देखा जो मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, जी मैं टैक्सी चलाता हूं, लेकिन मैंने बीकॉम किया है और अकाउंट्स में कॉलेज टॉपर था। तरुण ने उसकी बात ध्यान से सुनी। अकाउंट्स में टॉपर, फिर टैक्सी क्यों चला रहा है? विभोर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जी नौकरी नहीं मिली, घर की जिम्मेदारियां हैं तो ये काम शुरू किया। तरुण ने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और कहा, बेटा तू अकाउंट्स में इतना अच्छा है तो मुझसे मिल, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं, शायद तेरे लिए कुछ काम हो। विभोर ने कार्ड दिया और जय श्री श्याम कहकर विदा हो गया। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। जब वो अपनी गाड़ी में वापस बैठा तो शर्मा जी ने कहा, बेटा तूने आज बाबा का काम किया, देखना बाबा तुझे जरूर कुछ देंगे। विभोर ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसका मन उस कार्ड पर अटक गया था। रात को घर पहुंचकर उसने कार्ड को अपने कमरे में बाबा श्याम की तस्वीर के पास रखा। उसने मन ही मन पूछा, बाबा क्या ये आपका इशारा है? उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी थी। खाटू श्याम दरबार की यात्रा के बाद विभोर का मन हल्का था, लेकिन घर की स्थिति वही थी। सावित्री के ताने और परिवार की आर्थिक तंगी उसे हर पल सताती। एक दिन उसने फैसला किया कि वो तरुण से मिलकर देखेगा। उसने अपने मालिक सुरेश से एक दिन की छुट्टी मांगी। सुरेश ने हंसते हुए कहा, विभोर तूने तो कभी छुट्टी नहीं ली, जा लेकिन जल्दी वापस आना। विभोर ने तरुण के कार्ड पर लिखा पता देखा। वो रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी फैक्ट्री थी। अगली सुबह वो साधारण कपड़ों में तैयार हुआ और बस पकड़कर फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री का गेट विशाल था और बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। विभोर ने कार्ड दिखाया और कहा, मैं तरुण जी से मिलने आया हूं। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ऐसे कार्ड तो सर हजारों लोगों को देते हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। विभोर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कहानी बताई, मैं वही लड़का हूं जिसने खाटू श्याम जाते वक्त उनकी गाड़ी ठीक की थी। गार्ड ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन फिर फोन उठाकर किसी से बात की। कुछ देर बाद तरुण खुद गेट पर आए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बेटा तूने तो बहुत देर कर दी। विभोर को ऑफिस में ले जाया गया। तरुण का ऑफिस बड़ा और आधुनिक था।
दीवारों पर फैक्ट्री की तस्वीरें और अवार्ड्स टंगे थे। तरुण ने पूछा, बताओ क्या काम है? विभोर ने अपनी अकाउंट्स की काबिलियत बताई। जी मैंने बीकॉम में टॉप किया है, अकाउंट्स में मुझे अच्छी समझ है। तरुण ने गंभीर होकर कहा, हमारे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है, क्या तू पता लगा सकता है? विभोर ने हाँ कहा। तरुण ने उसे 25,000 रुपए की तनख्वाह पर नौकरी दे दी। बेटा आज से तू मेरे यहाँ काम करेगा, बस मेरी फैक्ट्री को संभाल ले। विभोर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने सोचा, बाबा श्याम ये सब आपकी कृपा है। पहले दिन जब वो फैक्ट्री में गया तो उसे एक छोटा सा डेस्क दिया गया। वहां के कर्मचारी उसे नए लड़के के रूप में देखते थे, लेकिन विभोर का ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। उसने फैक्ट्री के पुराने रिकॉर्ड्स, लेजर्स और वाउचर्स की जांच शुरू की। उसे लगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसे सबूत चाहिए थे। घर लौटकर उसने अपने पिता को बताया, पापा मुझे नौकरी मिल गई, 25,000 रुपए की। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। बेटा तूने मेरी लाज रख ली। लेकिन सावित्री ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा अब साहब बन गए, देखते हैं कितने दिन टिकते हो। विभोर ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने कमरे में बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, बाबा ये शुरुआत है, मुझे और हिम्मत दो। विभोर ने फैक्ट्री के अकाउंट्स की जांच शुरू की। उसका दिमाग तेज था और कॉलेज में सीखा हुआ हर फॉर्मूला उसे याद था। उसने दिन रात रिकॉर्ड्स की जांच की, पुराने वाउचर्स, बिल और लेजर। उसे जल्दी ही पता चल गया कि फैक्ट्री को लाखों का नुकसान हो रहा है। कुछ कर्मचारी फर्जी बिल बनाकर पैसे निकाल रहे थे। एक हफ्ते बाद उसने सारे सबूत तरुण के सामने पेश किए। सर ये देखिए, तकरीबन 11-15 कर्मचारी बेईमानी कर रहे हैं। पिछले 7 महीनों में 50 लाख रुपए का घपला हुआ है। तरुण ने कागजात देखे और गुस्से से लाल हो गए। ये लोग इतने सालों से मेरे साथ हैं और मेरे साथ ऐसा धोखा। तरुण ने तुरंत सभी कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण था। 40-42 कर्मचारी वहां मौजूद थे। तरुण ने सबूत दिखाए और कहा, ये वाउचर्स और रसीदें आपकी बेईमानी की गवाही दे रहे हैं। 50 लाख का घपला हुआ है। अब बोलो क्या करना है? बेईमान कर्मचारियों ने पहले तो इनकार किया, लेकिन विभोर ने एक एक सबूत पेश किया। आखिरकार उन्होंने गलती मान ली। उन्होंने 4 महीने में पैसे लौटाने का वादा किया। तरुण ने उनकी तनख्वाह रोक दी और सख्त हिदायत दी, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सीधे जेल जाओगे। मीटिंग के बाद तरुण ने विभोर को अपने कैबिन में बुलाया। बेटा तूने मेरी फैक्ट्री का बड़ा नुकसान होने से बचाया, तू मेरे लिए बेटे जैसा है। उन्होंने विभोर की तनख्वाह बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी। विभोर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, यह सब बाबा श्याम की कृपा है। घर लौटकर उसने अपने पिता को सारी बात बताई। रामप्रसाद ने उसे गले लगाया। बेटा तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। सावित्री भी चुप थी। पहली बार उसने कोई ताना नहीं मारा। विभोर ने अपने कमरे में बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, बाबा आपने मेरी हर पुकार सुनी। विभोर की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसकी मेहनत और बाबा श्याम की कृपा ने उसे वो मुकाम दिलाया जिसका उसने कभी सपना देखा था। उसकी 50,000 रुपए की तनख्वाह से न केवल अंकित और सुमित की पढ़ाई का खर्च चल रहा था, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही थी। रामप्रसाद ने अपनी दुकान में कुछ सामान जोड़े और सावित्री ने भी अब ताने मारना बंद कर दिया। सावित्री ने एक दिन विभोर से कहा, बेटा तूने बहुत अच्छा किया, मुझे तुझ पर गर्व है। ये शब्द सुनकर विभोर की आंखें भर आईं। उसे लगा कि बाबा श्याम ने उसकी अरदास पूरी कर दी। विभोर अब हर महीने खाटू श्याम दरबार जाता। वो बाबा से अरदास करता, बाबा तुमने मेरी हर पुकार सुनी, मेरे भाइयों का भविष्य बनाए रखना। मंदिर की वो शांति उसे हर बार नई ऊर्जा देती। तरुण और विभोर का रिश्ता और गहरा हो गया। तरुण उसे अपने बेटे की तरह मानते। एक दिन उन्होंने कहा, विभोर तूने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी मुमकिन है। विभोर ने मुस्कुराकर कहा, सर यह सब बाबा श्याम की कृपा है। विभोर की कहानी रेवाड़ी की गलियों में मशहूर हो गई। लोग कहते, बाबा श्याम का भक्त कभी हार नहीं मानता। अंकित और सुमित अब और मेहनत से पढ़ाई करने लगे। उन्होंने अपने बड़े भाई को अपना आदर्श माना। विभोर की आंखों में एक नया सपना था, अंकित को इंजीनियर और सुमित को क्रिकेटर बनाने का। रेवाड़ी की धूल भरी गलियों में जहां कभी वो निराश होकर भटकता था, अब वो गर्व के साथ चलता था। बाबा श्याम की कृपा से उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा आ चुका था। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें
चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।